हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एईसी प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा शंखनाद सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं कि आपको जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की जो लेक्चर्स हैं वो MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में मिलते हैं। मंडे को अगर जनरल साइंस आ गया है तो वेडनेसडे को जनरल अवेयरनेस आएगा, फिर फ्राइडे को आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगा, फिर मंडे को आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। ऐसे अल्टरनेटिव चल रहा है MWF के अंदर। टेक्निकल की अगर बात करें तो आप मैकेनिकल देख सकते हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे को 12 बजे, 12:30 बजे। सिविल इंजीनियरिंग आप मंडे टू फ्राइडे 4 बजे आपको इसके लेक्चर मिलते हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे को मैराथन क्लासेस भी रखी जाती हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है ना? कौन सा राज्य है ना, कहां पर आपको ये मोनोजाइट निक्षेप पाए जाते हैं? मोनोजाइट जो है वो एक तरीके की रेत में मिलते हैं ना, एक तरीके की बालू में मिलते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो इसको फ्यूचर फ्यूल के नाम से या भविष्य की तरफ हम देख रहे हैं। भविष्य का इसको क्या कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूरेनियम वगैरह जो है वो काफी कम मिलता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है ना, परमाणु ऊर्जा बनाने में या कुछ दूसरे प्रकार के काम में। चार ऑप्शन है, गुजरात, केरल, गुजरात, झारखंड, राजस्थान। कहां पर मोनोजाइट मिलता होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो सही जवाब अगर आपको मैं बताऊं तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में ये दो राज्यों में मिलेगा, कोल्लम और पलक्कड़। यहां पर आप क्या है ना, इन इन दो राज्यों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इन दो राज्यों में आपको ये जो मोनोजाइट की बात कर रहे हैं वो दो जिलों में, ये दोनों क्या है, ये जिले हैं। इन दोनों जिलों में आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों जिले हैं, इन जिलों में आपको देखने को मिलेगा। और राज्य क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर आप देख पाएंगे। अगले की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? फसल जो है, अगर आप फसल की बात करें, अगर हम फसल चक्र की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर हम फसल के हिसाब से ऋतु देखते हैं तो 3 ऋतु हैं। अगर मैं फसल ऋतु की बात करता हूं, क्रॉप सीजन की बात करूं, अगर मैं फसल ऋतु की बात करता हूं तो आपके पास 3 प्रकार की फसल ऋतुएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी देखने को मिलती है? एक अगर अपन बात करते हैं, एक तो आ जाएगी जिसको आप क्या कहेंगे, इस एक को कहते हैं अपन रबी, और एक को कहते हैं अपन खरीफ। और इन दोनों के बीच में जो आएगी उसको कहेंगे जायद। रवि खरीफ और जायद। अब आप यहां पर देखें, खरीफ जो है वो क्या है, मानसून के साथ। इसको खारिफ भी कहते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, इसको खारिफ पढ़ते हैं, इसको जायद पढ़ते हैं, या जैद कहते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं, इसको रवि ही लिखते हैं। कुछ लोग रावी पढ़ते हैं, कुछ लोग रवि कहते हैं ना, रवि कहलाती है, ठीक है। खरीफ जो है ये क्या है, मॉनसून के साथ स्टार्ट होती है। ये कैसी है? मॉनसून के साथ उगाई जाने वाली, मॉनसून के साथ उगाई जाने वाली। मतलब सिंपल सी बात है कि जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती होगी, या फिर जो पानी अगर नहीं भी गिरे तब भी बर्दाश्त हो जाए, वो फसलें यहाँ पर उगाई जा रही होंगी। तो अगर आप मानसून के साथ देखते हैं तो इनकी, अगर मैं बुवाई के समय की बात करूं तो बुवाई जो है वो जुलाई अगस्त तक बुवाई हो जाएगी, है ना। कब तक हो जाएगी? जुलाई अगस्त तक बुवाई हो जाएगी। और लगभग सभी फसल, है ना, अधिकांशतः फसलें 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो वही 3 महीने का आप गैप ले लेंगे, है, 90 से 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। कोई कोई फसल 1 साल लगाती है, लेकिन अधिकांश की बात करूं 90 से 100 दिन के अंदर। जुलाई अगस्त में बुवाई हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर तक क्या कर देंगे? कटाई कर देंगे। अक्टूबर नवंबर में फिर दूसरी फसल लग जाएगी। अब यहां पर ऐसी कौन कौन सी फसलें आएंगी? तो इसमें आप देखेंगे चावल आपको देखने को मिलेगा, तिल आपको देखने को मिलेगा, चावल, तिल, बाजरा, चावल, तिल, बाजरा, उड़द, मूंग। हालांकि उड़द मूंग की हाइब्रिड फसलें आ गई हैं जो जायद के अंदर भी उगाते हैं। तो ये खरीफ की फसलें हो जाएंगी। जो आप लगाते हैं सोयाबीन जो हो गया, है ना, सोयाबीन जो हो गया वो क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएंगे? सोयाबीन, ये सब क्या हो जाएंगे? खरीफ की फसल हो जाएंगी। अब नवंबर में फसल कट गई, रबी मतलब क्या है? ठंड की फसल होती है ना, ठंड की फसल हो जाती है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसकी बुवाई कब कर देंगे? सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर तक इसकी बुवाई कर देंगे।
और मार्च तक इसकी कटाई कर लेंगे। ठंडी में जो आप खाते हैं मटर चना, है ना, क्या क्या, मटर चना, गेहूं, सरसों, ये सब फसलें यहां। जो बीच का बचा समय है मई से लेकर जून तक का समय जो होता है, या अप्रैल से लेकर, मैं बात करूं अप्रैल के बाद से, मई से ही ले लो, मई से लेकर जून तक का जो समय है, वहां पर क्या उगाते हैं, इन फसलों को उगाते हैं। इसमें क्या होता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जियां। भारत की फसलें अगर आप देखें, अगर आप खरीफ की फसल देखते हैं तो इसको लगाते गर्मी में है, लेकिन ये पकती ठंड के अंदर है। अगर रबी की फसल आप देखते हैं तो लगती ठंडी में है, लेकिन फसल तैयार होने में हल्का गर्म मौसम चाहिए, तो सितंबर, मतलब आप देख इसी कारण देख पाते हैं कि फरवरी मार्च जब थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है तब ये पककर तैयार हो पाती है। और ये जायद की फसल है। तो इसमें पूछा है खरीफ की फसल का उदाहरण क्या है, तो आप चने का हुला खाते हैं ठंडी में, ये नहीं होगा। मटर का हुला खाते हैं ठंडी में, ये नहीं होगा, है ना। आप गेहूं जो है वो ठंडी में भी लहलहा रहे हैं। बचा क्या है यहाँ पर, कपास। तो कपास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं कपास भी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूं, इसका एग्जांपल खरीफ का कपास भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आप देखेंगे। अगले की बात करते हैं। मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, है ना। कौन से मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? चार ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। तो यहां पर अगर आप मुगल बादशाहों के नाम निकालना चाहते हैं तो मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। सब्जी, भाजी सब्जी फॉर मां साहब, है ना। ठीक है, भाजी सब्जी फॉर मां साहब। अब मैं इनको डिकोड करवा देता हूं। ये बी फॉर बाबर आ जाएगा, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर और जी आई फॉर जहांगीर। जहांगीर के बाद आ जाएंगे शाहजहां, शाहजहां के बाद आ जाएंगे औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, और ये हो जाएंगे जहांदर शाह। अब यहां पर कई सारी जगह आपको एफ ओ से, तो एफ ओ का मतलब मिल जाएगा आपको फर्रुखसियार, और आर से आपको दो नाम मिलेंगे, रफी उद दरजाद और रफी उद्दौला। 1719 में आएंगे, दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। इनके बाद आप देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, और क्या हो जाएगा, ये मोहम्मद शाह हो जाएगा। फिर इसके बाद ए से, एक ए का मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, है ना। ए का मैं नीचे लिख देता हूँ। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये माँ साहब वाला मैं अगले पेज पर कर देता हूँ, है ना। माँ साहब के लिए जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन अगले पेज पर कर देते हैं तो ज्यादा ठीक अपन रहेगा, है ना। माँ साहब की जो बात है, सॉरी, माँ साहब की जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपन अगले पेज पर कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। ये अगर अपन अगले पेज पर कर दें माँ साहब का, किसका किसका, माँ साहब के बारे में, ये अपन यहां पर कर लेते हैं। बाकी की चीजें अपन ने वहां पर कर ली, ये क्या करते हैं अपन यहां पर बात कर लेते हैं क्या होगा यहां पर। तो एम का मतलब क्या हो गया यहां पर, एम के मतलब की अगर बात करें, एम मतलब तो आ गया क्या, मोहम्मद शाह, जिसको आप रंगीला भी कहते हैं। ए फॉर आ गए अहमद शाह, दूसरा आ गया आलमगीर द्वितीय, शाह आलम,
द्वितीय, अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय। अब यहां पर आलमगीर द्वितीय तो आपको मिल गया कि ये है। यहां पर पूछ रहे हैं, अगर मैं बात करूं, सवाल क्या पूछा है हमसे, सवाल पूछा है कि अकबर द्वितीय जो है वो कौन है, अकबर द्वितीय जो है वो कौन है, उसके बारे में हमको बताना है कि अकबर द्वितीय कौन है, सॉरी आलमगीर द्वितीय कौन है, आलमगीर द्वितीय बताना है। आलमगीर द्वितीय की उपाधि कौन है, अकबर द्वितीय तो अपन ने देख लिया कौन है, अकबर पहला ये हो गए, है ना। तो अब आलमगीर कौन है, तो यहां पर फर्स्ट कौन होगा, तो फर्स्ट आलमगीर जो है वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने आलमगीर अजीजुद्दीन आलमगीर की उपाधि के साथ गद्दी पर ये बैठे हुए थे। इनको जिंदा पीर भी कहते हैं, इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो इनका ही देखने को मिलता है। दो मुगल साम्राज्य को दो पार्ट में बांटा गया है। अगर आप मुगल को देखते हैं, है ना, अगर आप मुगल को देखते हैं तो मुगल जो है वो दो पार्ट में बटे हैं ना, मुगल जो है वो दो पार्ट में बटे हैं। एक को कहते हैं उत्तर मुगल, एक को कहते हैं परवर्ती मुगल। दूसरा कहलाता है उत्तर मुगल। परवर्ती मुगल में आपको कहां से, परवर्ती मुगल में आपको बाबर से लेकर और औरंगजेब तक की कहानी देखने को मिलेगी, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह तक की कहानी आप उत्तर मुगल में देख पाएंगे। तो ये 1707 तक चलेगा, और 1707 से लेकर 1857 तक आप इनको उत्तर मुगल को देख पाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है कि आलमगीर जो है वो कौन है, औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता है ना, औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले की बात करें, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई है। तो दिल्ली की मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो मुगल शासक किसने करवाया है, तो उस मुगल शासक का नाम है आलमगीर प्रथम। आलमगीर प्रथम को आप क्या कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं। क्या कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं। औरंगजेब को क्या कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, इसके द्वारा ही बनवाएगा। बाकी अगर आप देखें अकबर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, इनके स्थापत्य आपको कई सारे, जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी, अगर आप फेमस जगह देखना चाहते हैं तो फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, अगर आप बात करते हैं हुमायूं की, तो इनने दीन पनाह महल, इसी महल की सीढ़ियों से गिरकर, ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर खत्म हो गए थे। और शाहजहां का तो कहना ही क्या है, शाहजहां का तो कहना ही क्या है भाई, भारत के जो एक बड़ी बिल्डिंग है जिसको अजूबों में रखा गया है ना, तो शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया हुआ है। तो ताजमहल तो आप यहाँ पर लिखी, बहुत सारी चीजें लिखवाई बनवाई हैं। सिर्फ मैंने क्या किया है, सब कुछ कुछ के बात यहाँ पर की है, दो चार नाम अपन ने लिखे हैं। तो औरंगजेब ने क्या बनवाया है, औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब ने क्या बनवाया है, यहाँ पर जो मोती मस्जिद है दिल्ली के अंदर, वो इसका निर्माण इनके द्वारा यहाँ पर करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, औरंगजेब यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट टू एजुकेशन, मतलब आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहां पर अगर मैं मूल अधिकारों की बात करता हूं तो ये आप कहते हैं कि सर ये पार्ट 3 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पार्ट 3 का, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की कहानी देखते हैं। इसमें हम 5 या 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं, पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया है, हम 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं। 6 में सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, फिर आता है फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर आता है रिलीजियस फ्रीडम, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, फिर आता है शिक्षा, एजुकेशन एंड कल्चर,
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पर एक जो अधिकार है जिसको शिफ्ट कर दिया गया है वो यहां पर पहले कभी आता था, बीच में यहां पर कभी आता था, जिसको कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ आपको आर्टिकल लिखता हूं। ये आर्टिकल 14 से 18 तक आप देख पाते हैं, 19 टू 22 आप देख पाते हैं, ये 23 से 24 आप 23 एंड 24 आप देख पाते हैं, ये 25 से लेकर 28 आप देख पाते हैं, 29 टू 30 आप देख पाते हैं, और ये आप 32 आप देख पाते हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी इसको आप 31 कहते हैं। ये क्या हो गया, इसको यहां से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, तो इसको इसको क्या बना दिया गया है, एक लॉ है ना, लीगल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A में इसको क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। और 300A के अंदर की जो शिफ्टिंग हुई है वो कैसे हुई है, 300A में जो शिफ्टिंग हुई है वो कैसे हुई है, अगर इस शिफ्टिंग की हम बात करें तो ये शिफ्टिंग हुई है कैसे, ये शिफ्टिंग हुई है 44th अमेंडमेंट 1978, मुरारजी सरकार थी उनके द्वारा इसको शिफ्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। अगला, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया। अभी हमने जस्ट बात कर ली है कि कब हटा दिया गया। अगर बात करें तो यहां पर 1978 में हटा दिया गया, और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। और हमने ये भी देखा कि ये आर्टिकल 31 से शिफ्ट होकर कहां पर पहुंचा, ये आर्टिकल 300A के अंदर पहुंचा। कहां पहुंचा, आर्टिकल 300A के अंदर ये पहुंचता है। यहां पर ये फंडामेंटल राइट था, और अब फंडामेंटल राइट से क्या हो गया, ये लीगल राइट हो जाता है ना, एक लीगल राइट यहां पर इसको बना दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी शिफ्टिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले की बात करते हैं कि अगला क्या होगा। तो अगला है, उपजाऊ नदी की जलोढ़ मिट्टी खालिस्तान के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जलोढ़ क्या है, जिसको आप एलुवियल सॉइल कहते हैं, है ना। द फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो एलुवियल सॉइल जो है, या जिसको आप जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा जो है वो कैसे बनती है, इसके बारे में क्या बात करें तो इसको अगर आप देखेंगे, जलोढ़ मृदा ये रिवर के द्वारा, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, बाई रिवर। बाढ़ जब आएगी तो उसके द्वारा क्या होगा, ये नदी बन जाएगी। तो ये जलोढ़ मृदा आपको दो प्रकार की देखने को मिलेगी, खादर और बांगर। दो प्रकार से आप जलोढ़ मृदा यहां पर देख पाएंगे, खादर और बांगर, दो प्रकार की जलोढ़ मृदाएं आप यहां पर क्या है देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये सबसे उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा काम में किसकी आएगी, तो अगर देखिए चाय की खेती के लिए चाहिए पड़ती है कैसी, है ना, चाय की खेती के लिए चाहिए आपको कैसी मृदा। तो चाय के लिए आपको पहाड़ी ढलवा खेत चाहिए। कैसा, ढलवा खेत चाहिए, बारिश ज्यादा चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ये चाय के लिए तो नहीं होगा। कपास के लिए तो ब्लैक सॉइल सबसे सूट करती है। क्या है, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसी कारण ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। मक्का कहीं भी हो जाता है, मक्का के लिए जरूरी सबसे ज्यादा सूट किसको करेगी, सबसे ज्यादा सूट करेगी चावल को। इसी कारण से आप देखेंगे कि जितने भी मैदानी भाग है वहां पर चावल पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं। चाहे आप तटीय क्षेत्रों की बात करें, चाहे तो आप यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर चावल पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं। तो धान की खेती, एक्चुअली धान से चावल निकालते हैं, तो पैडी के लिए, यानी कि पैडी से ही चावल बनता है, तो चावल लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगले की बात करते हैं। अगला क्या है, खादर और बांगर क्या है। अब ये इसीलिए तो मैंने खादर और बांगर वहां पर पूरा बताया नहीं था आपको, खादर और बांगर क्या होते हैं। खादर और बांगर, चूंकि अब ये आंसर तो आपको पता चल गया कि जलोढ़ के प्रकार हैं, चूंकि हमने वहां पर बात करी, दो प्रकार आ गए, एक को आप कहते हैं खादर और दूसरे को आप कहते हैं बांगर।
बांगर जो है उसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, और खादर को ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब ये मिलेगी कहां पर, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कहां पर आपको मिलेगी। मान लीजिए कि कोई एक घाटी क्षेत्र है, ये कोई एक मैदानी क्षेत्र है, ये घाटी क्षेत्र है, और इस घाटी क्षेत्र में यहां पर ये कोई नदी बह रही है। ये नदी चली आ रही है, ठीक है, ये नदी चली आ रही है। अब इस नदी के जल को आप देखें, यहां पर जब मान लीजिए कि बाढ़ आना स्टार्ट होगी, तो जो व्यक्ति यहां पर बैठा होगा, यहां बाढ़ पहले आएगी कि यहां पर बाढ़ पहले आएगी? यहां पर बाढ़ पहले आएगी। यहां पर बाढ़ आएगी तो आपने देखा कि एलुवियल सॉइल जो है वो किससे बनती है? बाढ़ के द्वारा, बाढ़ से बहाकर लाई गई। तो न्यू एलुवियल सॉइल का मतलब क्या है? यहां पर बाढ़ बार बार आती जाएगी तो ये क्या हो जाती है? इसको कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। जो बाढ़ इफेक्टेड एरिया में, जहां पर फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है, जहां पर बार बार बाढ़ आ सकती है, मतलब इसका हर साल पुनर्निर्माण होता है, हर वर्ष पुनर्निर्माण होता है। और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जब बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाएगी, मतलब ये एरिया कवर कर लेगी बाढ़, जब ये एरिया तो यहां पर आ जाएगी 5-10 साल 20 साल में, तो ये वाली क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? ये कहलाती है ओल्ड। ये मतलब आप क्या कह सकते हैं, कभी कोई पूछे कि जो न्यू एलुवियल सॉइल है वो नदी के बिल्कुल किनारे पर होगी या दूर होगी, तो आप बताएंगे बिल्कुल किनारे पर होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है कि खादर और बांगर किसके प्रकार है। अगला, सिख गुरु के नाम बताइए, सिख गुरु के नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की है। उनके आपको यहां पर नाम बताना है कि गुरुमुखी लिपि जिनने विकसित की है उनके बारे में आपको यहां पर नाम बताना है। तो गुरुमुखी लिपि जो विकसित की है वो किसके द्वारा की गई है? दूसरे सिख गुरु, जिनको गुरु अंगद के नाम से जानते हैं, है ना, गुरु अंगद के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा क्या है, इसको लिखा जाता है। उनके द्वारा इस गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया। सिखों के टोटल 10 गुरु रहे हैं, है ना। अगर आप प्रथम की बात करते हैं, तो गुरु नानक आप देख पाएंगे, गुरु नानक आप देख पाएंगे। द्वितीय आप गुरु अंगद आप देख पाएंगे। द्वितीय आप गुरु अंगद आप देख पाएंगे। ऐसे ही 10 गुरु और आए हैं, मतलब और 8 गुरु आए हैं, और 10वें गुरु आप गुरु गोविंद सिंह को देख पाएंगे। 10वें गुरु आप गुरु गोविंद सिंह को देख पाएंगे। जैसे गुरु नानक आ गए, गुरु अंगद आ गए, गुरु रामदास आ गए, गुरु अमरदास आ गए, गुरु रामदास आ गए, गुरु अर्जुन देव आ गए, है ना। गुरु अर्जुन देव। ऐसी पूरी परंपरा आपको देखने को मिलेगी कि 10 गुरु, है ना। गुरु अर्जुन देव आ गए, फिर अर्जुन देव के बाद हर गोविंद हर हाय, है ना। अर्जुन देव के बाद हर गोविंद हर हाय हर किशन, है ना। यहां पर छठ में कौन आ जाएंगे? हर गोविंद। हर हाय और हर किशन, सब गुरु हैं अपने। 7 और 8। 9 में कौन हो जाएंगे? है ना, 9 में हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर।
और 10 में कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हैं और हर गुरुओं ने कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देखें, कुछ ना कुछ यहाँ पर परंपराएं उनने चलाई हैं। कुछ ना, जैसे आप देखें गुरु गोविंद सिंह क्या कर देते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको ही जिंदा गुरु का दर्जा देते हैं कि बोले इसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाएगा और गुरु परंपरा यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो ये 10 गुरु आए हैं। सिखों में 5 का भी चलन आपने को देखने को मिलेगा। सिखों के अंदर 5 का चलन देखने को मिलेगा। 5 केस, कढ़ा, कटार, कंघा और कच्छा, ये 5 का। केस, कढ़ा, कटार, कंघा और कच्छा, ये 5 का आप सिखों में देख पाएंगे, जिनको 5 ककार भी कहा जाता है। ये 5 का आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो गुरु हो गए वो कौन हो गए? गुरु अंगद के द्वारा, है ना, गुरु अंगद के द्वारा जो पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित इनके द्वारा यहां पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले की बात करते हैं, अगला क्या आ जाएगा? तो अगला अगर आप देखें, मराठा शासन में सरदेशमुखी खालिस्तान एक था। मराठा शासन में अगर सरदेशमुखी की बात की जाए तो क्या था? तो यहां पर बोल रहे हैं पेशवा के समकक्ष पद, है ना, डिजिग्नेशन इक्विवेलेंट टू पेशवा, अक्वाइंड ड्यूरिंग द मराठा रीजन। तो मराठा शासन के दौरान जो है वो एक सिक्का, टैक्स लीव्ड ऑन द रेवेन्यू, राजस्व पर लिया जाने वाला कर, नेम गिफ्ट टू शिवाजी, शिवाजी को दिया गया एक कोई नाम। देखिए अब यहां पर क्या था, टैक्स सिस्टम में, मराठा में टैक्स सिस्टम में आपको 2 प्रकार के टैक्स देखने को मिलेंगे। एक आप देख पाएंगे चौथ कर, और एक देख पाएंगे सरदेशमुखी। चौथ जो है वो मराठा साम्राज्य के लोग देंगे, और ये पड़ोसी राज्यों से लेंगे सुरक्षा के बदले में। तो क्या है, उससे क्या बोलेंगे, जितना तुमने कमाया है, तुम्हारा जो रेवेन्यू आया है, उस पर आप हमें टैक्स दो। तो राजस्व पर, जो उस राज्य ने राजस्व लिया है, उस पर एक टैक्स ले लेंगे। उसको क्या कहते हैं? सरदेशमुखी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। पहले के बारे में बात करनी है कि उनको हटाने के लिए जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन और जस्टिस सुब्बाराव। तो सही जवाब क्या है? वी रामास्वामी। हालांकि पास नहीं हुआ था, आज तक किसी को हटाया नहीं गया है, लेकिन सबसे पहले इनके खिलाफ ही आया था। इनको जस्टिस वी रामास्वामी कहते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में, मतलब मृत्यु का मतलब नहीं है, पर यहां पर क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है। देखिए जैसे राष्ट्रपति है ना, आप समझिए, राष्ट्रपति हैं, इनका पद खाली है, राष्ट्रपति कहीं चले गए, तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करता है, उपराष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। कैसे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे कि भैया हम राष्ट्रपति का काम चलाएंगे। तो ये उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया, खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। तो अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो फिर कैसे इसको संभालें? तो इसको कोई वहां का कोई सीनियर व्यक्ति संभालेगा। मान लीजिए कि दोनों पद खाली हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए, तब राष्ट्रपति कौन होगा? जैसे आपको एक केस बताऊं कि जब अगर आप जब देखते हैं यहां पर कि एक चुनाव होता है ना, एक चुनाव होता है, और चुनाव में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति एक्सपायर कर जाते हैं, फिर उपराष्ट्रपति बोलते हैं कि हमको भी चुनाव लड़ना है, हमको भी चुनाव लड़ना है, तो फिर क्या किया जाए, तो वो भी मैदान में कूद जाते हैं। शायद वीवी गिरी के इलेक्शन की बात यहाँ पर आ रही है, तो उस टाइम पर वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो भी चुनाव में कूद गए, तो राष्ट्रपति पहले ही नहीं थे, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो दोनों पद खाली हो गए। तो इस स्थिति में हम किसको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश। अब ऐसा सवाल भी हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश भी ना उस टाइम पर, तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो सबसे वरिष्ठ जज होगा उसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगला,
निम्नलिखित में कौन काली मृदा की एक विशेषता नहीं है? ब्लैक सॉइल की कौन सी एक खास बात नहीं है? ब्लैक कॉटन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ये तो सही बात है। इसकी जल धारण करने की क्षमता, यहां डाउट आ गया, थोड़ा छोड़ते हैं इसको। आयरन, चूना और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी बहुत सही बात है। क्ले टेक्सचर होता है, ये भी सही बात है। जल धारण करने की क्षमता कम नहीं होती, ज्यादा होती है, तो ये विशेषता ये गलत हो गई। तो पूछा गया विशेषता नहीं है, जब विशेषता नहीं है पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? यही तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जल धारण करने की क्षमता कम है, ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आप इसको देख पाएंगे, क्योंकि यही विशेषता नहीं है। अगला, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, जिसको बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, बीएसआई का मुख्यालय कहां पर है? आसाम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, भोपाल में। भोपाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में आप देख पाते हैं। नई दिल्ली में तो कई सारे आपको देखने को मिलते हैं। कलकत्ता के अंदर आप बीएसआई का ना मुख्यालय आप देख सकते हैं। कलकत्ता के अंदर बीएसआई का मुख्यालय जो है वो आप कलकत्ता के अंदर देख सकते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कलकत्ता के अंदर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को खालिस्तान में पराजित कर दिया था। कब पराजित कर दिया था पुर्तगालियों को? यहां पर पूछा गया है, कब पराजित कर दिया गया? चमकौर की लड़ाई में, स्वाली, पलासी और बक्सर। पलासी और बक्सर तो आपको पता है, पलासी 1757 में हुई है, बक्सर 1764 में हुई है। दोनों में अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये दोनों लड़ाइयां जो है वो लोकल के राजाओं के साथ होती हैं। तो यहां पर तो पूछ रहे पुर्तगाली, तो ये नहीं। स्वाली की जो लड़ाई हुई है, स्वाली कहां पर है? सूरत के पास एक बंदरगाह है। और ये लड़ाई हुई है 1612 में। कब हुई है? 1612 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे 1612 में लड़ाई हुई है। अगला, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे? किस लड़ाई के बाद भारतीय राज्यों में, है ना, निवासी नियुक्त करना इनने यहां पर शुरू कर दिए थे? चार ऑप्शन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ पानीपत। हल्दी घाटी की लड़ाई की अगर आप बात करें तो ये किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत की अगर लड़ाई की बात करते हैं, पानीपत थर्ड जो 1761 में लड़ा गया था, ये अब्दाली वर्सेस मराठा था। पिक्चर भी बनी है इसमें। पानीपत थर्ड अगर आप देखेंगे, इसमें अर्जुन कपूर ने रोल भी किया है, सदाशिवराम भाऊ और, है ना। तो ये अब्दाली वर्सेस संजय दत्त अब्दाली बनता है। तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो अंग्रेजों की बात कर, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। अब दो है, प्लासी जो 1757 में हुई है, 1757 में हुई है, और एक हुई है बक्सर जो 1764 में हुई है। प्लासी में तो जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, इनको पराजित करते हैं। बक्सर जो है, बक्सर वो लड़ाई है जिसके बाद दरवाजे यहाँ पर खुल जाएंगे, दरवाजे अंग्रेज यहाँ पर सेटल होना स्टार्ट कर देंगे। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर मीर कासिम को देख सकते हैं, सुजाउद्दौला को देख सकते हैं ना, अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला हैं, और मुगल बादशाह जो है वो शाह आलम द्वितीय, सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। दोनों लड़ाइयां अंग्रेज जीतते हैं, इसमें भी जीतते हैं, ये भी लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं, और इसके बाद अंग्रेज यहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, बक्सर की लड़ाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई जो है 23 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाती है। इसमें बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। कौन कौन? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इनने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, और अंग्रेज यहां पर क्या होते हैं? अंग्रेज यहां पर जीत जाते हैं। शाह आलम द्वितीय, यहां पर अंग्रेज जीत जाते हैं। ये लड़ाई यहां पर हुई थी, और अंग्रेज यहां के बाद वेल सेट हो जाते हैं। यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे देगा? तो राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा?
तो कसम जरूर, इनको राष्ट्रपति पद की कसम मुख्य न्यायाधीश क्या कहलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर त्याग पत्र देना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, त्याग पत्र के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। त्याग पत्र के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले की बात करते हैं। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी का जो अगर आप समय देखते हैं, सबका अगर आप समय लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। इनकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं कैसे अपन समय निकालते हैं। हालांकि हम बात करें, इंदिरा गांधी जो है वो 1967 से बैठेंगे और 1977 तक उनका पद आप देख पाएंगे कि होगा। 1966 से, सॉरी 66 से। तो इसी बीच में 1975 और 77 भी आ जाता है, जिसमें आप क्या होता है, आपातकाल लग गया। इसी बीच में आपको 1971 की लड़ाई भी देखने को मिल जाती है। 1971 की लड़ाई भी देखने को मिल जाती है, इंडो पाक वॉर। यही 71 के द्वारा बांग्लादेश भी आजाद हो जाता है। तो ये सब कुछ किसके टाइम पर हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ। इंदिरा गांधी इसके लिए जानी गई। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। राजीव गांधी जो आप जानते हैं कि किसके लिए, टेक्निकल चीजों के लिए, कंप्यूटर क्रांति, 2G जो स्पेक्ट्रम आता है, टेलीकॉम क्रांति, इनके लिए जाने गए। मोरारजी देसाई 44th अमेंडमेंट, पहले नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के बाहर से सबसे, हालांकि टूट के गए, पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, है ना। तो ये चौधरी चरण सिंह, इनके बाद आप देखेंगे चौधरी चरण सिंह को भी बनने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत लंबा कार्यकाल इनका नहीं देख पाते। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, भारत के सर्वश्रेष्ठ चाय बागानों में से एक टेमी चाय बागान खालिस्तान राज्य का एकमात्र चाय बागान है। टेमी जो है वो सिक्किम का है, याद रखना, है ना, सिर्फ याद रखना ये, क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक चाय उगाई जाती है। कैसी उगाते हैं, जैविक खेती, जैविक तरीके से चाय उगाई जाती है, ऑर्गेनिक चाय उगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, किस जंगल को मानसूनी वन कहते हैं, किस जंगल को आप मानसूनी वन कहेंगे। मानसूनी वन का मतलब क्या है, मानसूनी वन का मतलब क्या है कि जैसे ही वर्षा होगी, वर्षा के साथ जंगल हरा भरा हो जाएगा, जंगल हरा भरा हो जाएगा। और पानी की कमी पर, ये जंगल पानी की कमी पर क्या है, पानी की कमी पर पत्ते गिराएगा। तभी तो होगा कि मानसून आया और हरा भरा हो गया तो उसको मानसूनी जंगल कह रहे हैं। तो पत्ते, है ना, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, पर्णपाती, सदाबहार तो हमेशा हरे रहेंगे, और पर्णपाती पत्ते गिराते हैं, मानसून आएगा तो हरे भरे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इज सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। मैंग्रोव आपको हमेशा समुद्र के किनारे पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, समुद्र के किनारे पर मिलेंगे। और माउंटेन मतलब ये फॉरेस्ट वन की बात कर रहे हैं, पर्वतीय वन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्वतीय वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल का संस्थापक माना जाता है। देखिए, नेपाल में जो राजघराना रहा है वो क्या रहा है, गोरखा, गोरखा साम्राज्य था यहां पर। और गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक कौन रहे हैं, गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक रहे पृथ्वी नारायण सिंह। कौन रहे हैं, पृथ्वी नारायण सिंह। इनने क्या किया था, अगर इनकी बात करते हैं, पृथ्वी नारायण सिंह ने क्या किया, तो इन्हें नेपाल का एकीकरण कर दिया था। क्या क्या था, नेपाल का एकीकरण। मतलब नेपाल के आसपास जो छोटे मोटे पहाड़ी भाग थे, राज्य थे, सबको इकट्ठा कर दिया, एकीकरण कर दिया। और एकीकरण नेपाल के पहले सम्राट बने थे। क्या थे, एकीकरण नेपाल के पहले सम्राट बने थे। तो राजा जो है, अगर आप देखें नेपाल राज्य का संस्थापक किसे माना गया, तो आप देखें गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक है पृथ्वी नारायण सिंह, और इनने नेपाल का एकीकरण किया और उसके पहले सम्राट बन गए। तो नेपाल के पहले राजा कौन हो गए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी राजा हैं, लेकिन पहले राजा क्या है, नेपाल के पहले राजा जो है वो कौन हो जाएंगे, आपके पृथ्वी नारायण शाह, सॉरी पृथ्वी नारायण शाह लिखना है यहां पर, पृथ्वी नारायण शाह।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति खालिस्तान के पास होती है। तो संसद के सदन मतलब दोनों सदन बुलाना है, दोनों सदन मतलब कौन है, राज्यसभा का सदन बुलाना है, राज्यसभा बुलानी है या लोकसभा बुलानी है, दोनों के सदन कौन बुला सकता है, तो दोनों के सदन को बुलाना किसका काम है, राष्ट्रपति का काम होता है। तो सदन बुला तो सकता है राष्ट्रपति, स्पीकर क्या करेगा, दैनिक सदन बुलाएगा, दैनिक कार्यवाही करना। प्रधानमंत्री वहां पर एक पक्ष रखता है, सरकार का पक्ष रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो होता है आर्टिकल 108 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगे। ये कब बैठेंगी, ऐसा कोई बिल जिसे एक सदन ने पास कर दिया हो, एक सदन द्वारा पारित, दूसरे द्वारा नकारा गया हो। दूसरा क्या है, एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने संशोधन कर दिए, जो पहले सदन को मान्य नहीं है, जो पहले सदन को मान्य नहीं है। और तीसरा पॉइंट यहां पर अगर बताएं क्या होगा, ये तीन शर्तें होती हैं संयुक्त अधिवेशन की, तीन शर्तें होती हैं। तीसरा क्या है, एक ने पारित और दूसरे ने कितना समय लगा दिया, और दूसरे सदन ने 6 माह से अधिक समय ले लिया है। और कोई जवाब नहीं दिया है। ये तीन कंडीशन में से एक कोई कंडीशन आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप यहां पर, संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग आप ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग आप ला सकते हैं। अब यही आर्टिकल 108 कहता है कि ज्वाइंट सिटिंग की जो चेयर लीडरशिप है, मतलब यहां पर इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, अध्यक्ष कौन होगा, तो अब राज्यसभा में तो होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति जो है वो यहां के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य करेगा, इसके अलावा राज्यसभा बस। लोकसभा का होता है लोकसभा स्पीकर, तो यही ज्वाइंट सिटिंग में भी लोकसभा स्पीकर ही क्या करेगा, ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा स्पीकर ही इनका भी काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि लोकसभा स्पीकर, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा स्पीकर। बात क्लियर है सभी को। तो यहां तक के सवाल हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के किए। आगे के जो सवाल हैं जिनमें हम इकोनॉमी की बात करेंगे वो आपके साथ प्रशांत सर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपने देखा अंकुर सर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। देखिए, कभी कभी डायरेक्टली आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो भी पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे ये भी पूछेगा कि ये एक्ट कब पास हुआ है, ये संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है वो किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर 1963 जो है 1963 में अगर हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है वो प्रवर्तित किया गया था। इसमें आप फिलहाल सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ईयर याद रखना है कब, 1963। ठीक है, याद रखिए 1963 1963। क्वेश्चन नंबर
25 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि एक निश्चित समय सीमा में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो है उसको हम क्या बोलते हैं? fill in the blank is the final value of all the finished goods and services produced within a country's border in a specific time period। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, यहां पर मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया हुआ है, नेशनल इनकम पढ़ाई है। मैंने क्या बोला आपको कि ये एक कंट्री का बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि भाई इस कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो किया गया, ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि इस कंट्री के टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों ही शामिल हैं, उनके अंतिम मूल्य को आप क्या बोलते हैं? अब ये जो अंतिम मूल्य होता है इसी को आप बोलते हो मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस के बेसिस पर जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इनके अंतिम मूल्यों को जब आप देखते हो, तो वहां पर जब आप टोटल वैल्यू निकालते हो तो जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ उनके टोटल वैल्यू को जब आप ऐड करते हो तो वही प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू जो है वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये समझ में आ गया कि सर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? टोटल वैल्यू मिलेगी और वही टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? अब आपको इसमें याद और क्या रखना है? अब आप जीडीपी की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जीडीपी के कैलकुलेशन में ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कौन कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि डोमेस्टिक कंपनी कर रही है कि फॉरेन कंपनी कर रही है। जीडीपी के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है कि कल प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो देश की सीमा के अंदर है। अगर देश की सीमा के अंदर है तो हमारे जीडीपी का पार्ट है, अगर देश की सीमा के बाहर है और भले ही हमारे देश की कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो वो उस कंट्री के जीडीपी का पार्ट होगा जिस कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखिए, उसको सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? एक अपवाद होता है। क्या अपवाद होता है? कंट्री के टेरिटरी के अंदर होने के बावजूद भी हमारे देश के जीडीपी का पार्ट नहीं है, और कुछ कुछ कंट्री में होने के बावजूद हमारे देश के जीडीपी का पार्ट है। तो कुछ अलग अलग देशों में काम करने वाला ये जो यूनिट है, ये इसको हम अपने जीडीपी का पार्ट बना लेते हैं, और हमारे कंट्री में ये जो यूनिट काम करती है इसको हम अपने जीडीपी का पार्ट नहीं बनाते। सिर्फ एक ही अपवाद होता है, उसको एम्बेसी कहते हैं, दूतावास कहते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कंपनी है, अगर कंट्री की टेरिटरी के अंदर है तो हमारी जीडीपी, और नहीं है तो उसकी जीडीपी जिसके कंट्री के टेरिटरी के अंदर ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो याद रखिएगा इस चीज को। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट रेवेन्यूज की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को मिलने वाला जो भी इनकम हो रही है, जो भी रिसिप्ट हो रही है, और किस फॉर्म में? ऐसे फॉर्म में जहां पर गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार से लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट ना हो और सरकार को जो इनकम हो वो जनरेट हो, उसको हम गवर्नमेंट रेवेन्यू कहते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा आता है एनएनपी, जिसको आप नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में से डिप्रेशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। यही एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप इससे चाहेंगे तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है? नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट की नेट वैल्यू निकालनी है। तो नेशनल प्रोडक्ट के ग्रॉस वैल्यू में से आप डिप्रेशिएशन को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और यहाँ बोल रहा है जीएनपी, तो आप क्या करिए? जीएनपी अगर आपको निकालना है तो जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो। राइट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, अब यहाँ पर जितने चीजों का प्रोडक्शन होगा वो तो जीडीपी का पार्ट हो ही जाएगा,
लेकिन कुछ कंपनी जो फॉरेन की हैं वो जो भी पैसा यहाँ कमाएंगी उसका एक हिस्सा अपने कंट्री में वापस भेजेंगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको सबको कंबाइंड फॉर्म में हम नेट आउटफ्लो बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। और विदेश में काम करने वाली जो हमारी कंपनीज हैं, जो एनआरआईज हैं, वो भी क्या करेंगे, अपने कंट्री में पैसा वापस भेजेंगे। तो पैसा कंट्री के अंदर आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, नेट इनफ्लो बोल देंगे। तो जो पैसा कंट्री में आ रहा है उसको आप जोड़ दीजिए जीडीपी में, और जो पैसा कंट्री के बाहर जा रहा है फॉरेन कंट्री में, आप उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, जीएनपी मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ उसका सम जो है वो जीडीपी कहलाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सरकार के लिए प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है। फिस्कल टर्म जहां पर भी मिलेगा आप समझ लीजिए सरकार की बातें जो है वो हो रही है। क्लियर। अब देखिए ये होता क्या है, यहां पर अगर मैं नीचे लिख देता हूं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो गवर्नमेंट की इनकम दो पार्ट में होती है। ठीक, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो पार्ट में होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, ठीक है, यहां देखिए अगर मैं ये बोलूं कि सरकार की जो टोटल इनकम है तो उसका मतलब होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, इसको आप बोल देते हैं टोटल रिसिप्ट। और गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बन जाए जहां पर गवर्नमेंट का जो टोटल रिसिप्ट है वो कम हो जाए, किससे, उसके टोटल एक्सपेंडिचर से। तो जब सरकार की कंडीशन इस प्रकार की होगी, जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन दिखेगी कि गवर्नमेंट को जितना भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो रेवेन्यू के फॉर्म में हो चाहे वो कैपिटल के फॉर्म में हो, और सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है चाहे वो रेवेन्यू के फॉर्म में हो चाहे वो कैपिटल के फॉर्म में हो, अगर उसमें रेवेन्यू मतलब अगर उसमें टोटल रिसिप्ट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है तो सरकार जो है वो किस में हो जाएगी, गवर्नमेंट हो जाएगी घाटे में। और सरकार का ये जो घाटा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि सरकार का जो टोटल घाटा होता है उसी को हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ऑप्शन देखिए, टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, सिर्फ इनकम की बात कर रहा है, तो ये तो डेफिसिट है ही नहीं। दूसरा देखिए, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर बोल सकते हैं, लेकिन अभी और भी ऑप्शन देखिए। सरकार के कुल व्यय, ये किसकी बात कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि जो है क्या हम उसको राजकोषीय घाटा बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा कि नहीं। और सरकार जो है इस, यहाँ अगर राइट ऑप्शन देखें आप तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को आप क्या बोल देते हैं, उसी को आप डेफिसिट बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। और क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय फिल इन द ब्लैंक इन इंडिया। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। भारत की अगर हम नीतियों की बात करें तो मेनली जो पॉलिसीज हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। बात समझ में आ रही है। एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिए
फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम जो है वो कौन करता है, वो करती है आरबीआई। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई कंट्री में दो पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है और दूसरी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। किस लिए, ताकि लिक्विडिटी को रेगुलेट किया जा सके, तरलता का नियंत्रण, लिक्विडिटी रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पे वापस आइए। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई नीति आयोग का काम ये नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। तो राइट आंसर अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और भी ऑप्शन देख लीजिए, आरबीआई जो बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फिस्कल पॉलिसी, तो याद रखिएगा कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन बनाएगा, वो वित्त मंत्रालय बनाएगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। भारत जो है वो जीएसटी को अपना चुका है, कब, 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2017। इसीलिए 1 जुलाई जो है वो जीएसटी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। अब जीएसटी की अगर बात करें तो इसमें 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। लगभग जो भी प्रोडक्ट जीएसटी में शामिल हैं उनको इसी स्लैब में रखा गया है। अब किसी प्रोडक्ट को अगर आपको जीएसटी में 5% से 12% में लाना है, या 18% से 28% में लाना है, या किसी भी स्लैब में परिवर्तन करना है, तो ये परिवर्तन जो है वो कौन करेगा, वो करेगा जीएसटी काउंसिल। बात समझ में आ रही है, वो कौन करेगा, वो करेगी जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल जो है वो करेगी क्या, क्या डायरेक्टली अगर हम बात करें तो सीधे तरीके से अगर हम बोले तो जीएसटी काउंसिल का आज मन हुआ कि भाई जो डेयरी प्रोडक्ट है वो 5% में है, उनको उठाकर 28% में डालना है, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, तो नहीं। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, वोटिंग करनी पड़ेगी। और वोटिंग की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज के फेवर में 75% का वोट जो है वो होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर बताऊं तो जीएसटी काउंसिल जो हेड की जाती है, या इसके जो हेड हैं वो कौन होते हैं, वो कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि देश के वित्त मंत्री जो भी होंगे वो इसके जीएसटी काउंसिल के हेड रहेंगे। यहाँ पर बोल रहा है अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। कैग जो है वो अलग अलग चीजों को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आरबीआई गवर्नर जो है वो आरबीआई को हेड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है। बात समझ में आ रही है, तो उनके बारे में क्या ही हम देखें। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं किसको, जीएसटी काउंसिल को। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज। जब जीएसटी लागू हुआ तो वहां पर यह बोला गया कि भाई राज्यों को जीएसटी के लागू होने से लॉस हो सकता है, तो हम एक फंड बनाएंगे, जिस जिस राज्य को लॉस होगा तो जीएसटी के लागू होने के 5 साल तक हम क्या करेंगे, उनके घाटे की भरपाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जहां से राज्य सरकारों को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती थी। उन क्षेत्रों को जानबूझकर कुछ समय के लिए जीएसटी के दायरे से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। अब जीएसटी के दायरे से चूंकि बाहर थे इसलिए उन पर पुराने जैसे ही टैक्स जो थे वो लिए जाते थे। वहां पर अगर हम बात करते तो उससे आज के ये जीएसटी स्लैब वाले दर से टैक्स ना लेकर पहले जैसा ही सेल टैक्स, वैट और जितने जो टैक्स लगते थे वो आज भी लिए जाते थे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जीएसटी में शामिल नहीं है, तो जीएसटी में कौन कौन से सेक्टर शामिल नहीं है, तो मेनली आप याद रखिए कि सर जो लिकर है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो कस्टम ड्यूटी है, और जो ओपीएम वगैरह हैं, इन प्रोडक्ट से राज्य सरकारों को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। इसलिए जब जीएसटी देश में लागू हुआ इन क्षेत्रों को जीएसटी में शामिल नहीं किया, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला कि कुछ सालों के बाद हम इसको शामिल कर लेंगे।
अभी अगर आपसे ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लिकर, पेट्रोलियम, कस्टम ड्यूटी, ओपीएम जैसे प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स जीएसटी में शामिल है, ठीक है। सैलून सर्विसेज जो है वो जीएसटी में शामिल है, रेस्टोरेंट की सेवाएं जो है वो जीएसटी में शामिल है। पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो सर्विस टैक्स देते थे, अब जीएसटी देते हैं। बिल अगर मिलेगा तो वहां पर आप देखिएगा। शराब जो है, एल्कोहल जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जीएसटी में शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लिकर हो जाएगा। ये तीनों चीजें जो हैं वो जीएसटी में हैं, लेकिन ये जीएसटी में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कैन हेल्प, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसमें वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण किस क्षेत्र में वृद्धि में मदद मिल सकती है, वहां पर अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई जैसे किसी दूसरी कंट्री से एक एफडीआई आता है, 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो यहाँ आकर एक इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करता है। बात समझ में आ रही है? तो जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा तो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एम्प्लॉय की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी कंट्री में अगर एफडीआई आएगा तो कुछ फायदे होते हैं, मैं आपको फायदा जो है वो गिना देता हूं। पहला फायदा होता है कि कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वो इंक्रीज होता है। दूसरा फायदा, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर कंट्री की टेरिटरी में आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ना, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के कारण जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा फायदे की अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होगा। कंपटीशन जब इंक्रीज होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, फायदा किसको मिलता है, कंज्यूमर को। नेक्स्ट फायदे की अगर मैं बात करता हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कमी आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। यहाँ पर इंडस्ट्री अगर स्टेब्लिश हो रही है तो यहाँ पर काम करने के लिए अगर 5000 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो क्या पूरे के पूरे एम्प्लॉय इस कंट्री से यहाँ पर आएंगे? नहीं, कुछ एम्प्लॉय तो आएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो इन्हीं कंट्री के होंगे और आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वर्क कल्चर जो है वो आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी इंटरचेंज होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर किसी भी कंट्री में एफडीआई आता है तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार के फायदे जो हैं वो आपको नजर आएंगे। अब आइए ऑप्शन देखिए। पहला बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एफडीआई आएगा तो इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगा ना। एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। डिमांड में वृद्धि होगी, तो डिमांड में वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन होगा, तो सप्लाई भी तो बढ़ रही है। तो सीधे तौर पर ये नहीं बोल सकते कि डिमांड जो है वो 100% बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो फुलफिल हो रही है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सही है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर हमको कोर्स की ज़रूरत है, हम टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं, तो आपके लिए एईसी जो है वो लेकर आ रही है सिविल और मैकेनिकल के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन करके और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।